नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो आइए शुरू करते हैं आज का सुनिए सच खास खबरों पर नजर डालते हुए। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा अडानी को देने पर केरल सरकार नाराज। ऊंची जाति के यहां से फूल तोड़ने पर 40 दलित परिवारों का बहिष्कार। सऊदी अरब से तल्खी के बीच चीन पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री। भारत चीन के बीच हुई राजनयिक बातचीत फिर रही बेनतीजा। उम्मीदवार बनते ही बाइडेन ने कहा ट्रंप ने अमेरिका को अंधेरे में रखा। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक निवेदन, अगर आपको गोदी मीडिया नापसंद है, गोदी मीडिया पर आपको भरोसा नहीं है, तो स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, केरल सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइजेस को पीपीपी के तहत 50 साल के लिए पट्टे पर देने के फैसले का विरोध किया है। केरल सरकार का कहना है कि अडानी की बोली के बराबर बोली के प्रस्ताव के बावजूद केरल सरकार के दावे को खारिज कर दिया गया और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को अडानी के हाथों दे दिया गया। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर थॉमस इसाक ने कहा है कि केरल के प्रस्ताव को स्वीकार करने के पीएमओ के वादे को तोड़ा गया। केरल के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद केरल के सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है। इसी के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के संबंध में जो बयानबाजी की जा रही वो तथ्यों से परे है। पुरी ने ट्वीट करके बताया कि केरल सरकार तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे की बोली प्रक्रिया की योग्यता को पूरी नहीं करती थी। उन्होंने दावा किया कि इस बोली प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से अंजाम दिया गया। हवाई अड्डों की निजीकरण प्रक्रिया के बारे में पुरी ने ट्विटर पर कहा, पट्टा हासिल करने वाली बोली में प्रति यात्री 168 रुपये शुल्क का जिक्र था, जबकि KSIDC यानी केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम ने प्रति यात्री 135 रुपये और बोली लगाने वाली तीसरी कंपनी ने 63 रुपये प्रति यात्री की बोली लगाई थी। पुरी ने कहा कि बोली प्रक्रिया के पहले केंद्र और केरल सरकार में ये सहमति बनी थी कि अगर KSIDC की बोली जीतने वाली बोली के 10% के दायरे में रहती है तो हवाई अड्डे का पट्टा उसे दिया जाएगा। हालांकि अडानी की बोली और KSIDC की बोली में 19.64% का अंतर था, इसलिए अडानी को पट्टा हासिल हुआ। इस विवाद में केंद्रीय मंत्री पुरी को तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर का साथ मिला है। उन्होंने कहा कि केरल सरकार निष्पक्ष प्रक्रिया में हारने के बाद अब सवाल खड़े कर रही है। अडानी के प्रति इस सरकार का मुँह सब जानते हैं। अडानी के प्रति बहुत उदार है ये सरकार और बीजेपी सरकार लगातार उसके पक्ष में तमाम तरह के फैसले देती रही है, तमाम तरह की रियायतें उसे मिलती रही हैं, तमाम तरह के ठेके उसको देते रहे हैं। अब इस हवाई अड्डे पर जहां ये सहमति बनी थी कि केरल सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कि ये केरल सरकार को ही दिया जाएगा इसकी देखरेख का जिम्मा, लेकिन उसमें कोई एक पेच निकाला गया और उसे अडानी के हाथ में सौंप दिया गया 50 साल के पट्टे पर। तो साफ है कि ये एक जो मिली भगत चल रही है अडानी एंड कंपनी और केंद्र सरकार के बीच, उसी का नतीजा है। और इसमें हम सब जानते हैं कि कितनी पारदर्शी प्रक्रिया होती है इस तरह के ठेके को आवंटित करने में। बोलियां और जो निविदाएं हैं वो पहले से ही लीक कर दी जाती हैं और दूसरे को बता दी जाती हैं और जिन्हें देना होता है उन्हें पट्टे दे दिए जाते हैं, उन्हें ठेके दे दिए जाते हैं। इस मामले में भी ये बहुत स्पष्ट लग रहा है कि खेल हुआ है और केरल सरकार और जब केंद्र सरकार के बीच में एक समझदारी बनी थी तो उस पर सरकार को टिके रहना चाहिए था। अब इसमें अगर शशि थरूर केंद्र सरकार का साथ दे रहे हैं तो इसलिए नहीं कि वो इसकी प्रक्रिया को लेकर सहमत हैं, बल्कि इसलिए कि केरल में कांग्रेस
सीपीएम या जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है उसके खिलाफ खड़ी है, विपक्षी दल है। तो केरल सरकार को कहीं भी परास्त करना हो, केरल सरकार को कहीं भी कटघरे में खड़ा करना हो, केरल सरकार के बारे में कोई नकारात्मक स्थिति बने, इसके लिए वहाँ के कांग्रेस के नेता, सांसद सब कोशिश करते रहते हैं। तो शशि थरूर का ये जो तेवर है या जो बयान है वो भी उसी दिशा में एक कदम लगता है। इस मामले में फिर से बातचीत होनी चाहिए और केरल सरकार ने जो चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री ने वो प्रधानमंत्री को, उस पर भी विचार होना चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे मामलों में ये ठेके हमारी जो सरकारी कंपनियां हैं अगर वो अर्हताएं पूरी करती हैं तो उनको दिए जाएं, ताकि वो ज़्यादा सामाजिक रूप से सक्रिय और उनसे जुड़ाव के साथ काम करती हैं। निजी कंपनियां केवल मुनाफा बनाने के लिए ऐसे ठेके हासिल करती हैं और फिर जो वादे करती हैं वो भी पूरे नहीं करती हैं। इसलिए प्रेफरेंस, प्राथमिकताएं हमारी सरकारी कंपनियों को मिलनी चाहिए। ये ना हो कि राफेल का समझौता हुआ और ठेका अंबानी को दे दिया जबकि HLL हाथ झाड़ते खड़ी रह गई। और आइए अब आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। जो 21वीं सदी के भारत में ऊंच नीच का भेद खत्म हो जाने का दावा करते हैं उनके लिए उड़ीसा की घटना आंखें खोल देने वाली है। मामला उड़ीसा के ढेकनाल के कांतियो कतेनी गांव का है, जहां ऊंची जाति के लोगों के बगीचे से एक दलित बच्ची ने फूल क्या तोड़ दिए, उस पर कहर बरपा दिया गया। इससे नाराज दबंगों ने गांव के सभी दलित परिवारों को 40 परिवारों को 2 हफ्ते से बहिष्कार कर रखा है। गांव में लगभग 800 परिवार रहते हैं, जिनमें से 40 परिवार अनुसूचित जाति नाइक से संबंध रखते हैं। बाकी के परिवार जाहिर है कि अपर कास्ट के हैं, ऊंची जातियों के हैं और उन्होंने इनका बहिष्कार शुरू कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2 महीने पहले नाइक समुदाय से संबंध रखने वाली एक लड़की ने उच्च जाति से संबंध रखने वाले एक परिवार के आंगन से कुछ फूल तोड़ लिए थे। 15 साल की बच्ची द्वारा फूल तोड़ने के बाद ऊंची जाति के लोगों ने जो व्यवहार किया उस पर जब दलित समुदाय के एक परिवार ने आपत्ति जताई तो दोनों समुदायों के बीच तनाव और टकराव बढ़ गया। अंततः 40 दलित परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। दलितों का सामाजिक बहिष्कार पिछले 2 हफ्ते से जारी है और उनके माफ़ी मांगने के बाद भी मामला नहीं सुलझा है। फूल तोड़ने वाली लड़की के पिता निरंजन नाइक ने बताया, हमने तुरंत माफ़ी मांग ली थी ताकि मामले को सुलझाया जा सके, लेकिन घटना के बाद कई बैठकें बुलाई गईं और उन्होंने हमारा बहिष्कार करने का फैसला कर लिया। किसी को भी हमसे बात करने की अनुमति नहीं है और हम गांव के किसी सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकते। ज्योति नायक नामक एक अन्य ग्रामीण ने आरोप लगाया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और किराना मालिकों ने हमें राशन बेचना बंद कर दिया है, जिसके कारण ज़रूरी सामान खरीदने के लिए हमें 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। मामले में 17 अगस्त को नाइक समुदाय ने जिला प्रशासन और संबंधित पुलिस स्टेशन को एक ज्ञापन सौंपा था। इस ज्ञापन में दलितों ने आरोप लगाया है कि उन्हें बटाईदारी से वंचित कर दिया गया है ताकि उन्हें गांव में काम न मिले और काम के लिए बाहर जाना पड़े। इसमें कहा गया है कि इस समुदाय के ज़्यादातर लोग कम पढ़े लिखे और अनपढ़ हैं और गांव के खेतों में काम करते हैं। समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें चेतावनी दी गई है कि गांव के सड़क पर शादियों या अंतिम संस्कार के लिए भी लोग जमा न हों। इसके अलावा एक फरमान जारी किया गया है कि दलित समुदाय के बच्चे सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ सकते। ज्ञापन में कहा गया है कि ऊंची जाति के लोगों ने दलित समुदाय के शिक्षकों को भी कहा है कि वो अपना तबादला कहीं और करवा लें। ग्राम विकास समिति के सचिव हरिमोहन मलिक ने कहा है कि ये सच है कि लोगों को उनसे बात नहीं करने के लिए कहा गया था और ये उनके गलत कामों के कारण है, लेकिन अन्य आरोप बेबुनियाद हैं। सरपंच प्राणबंधु दास ने कहा, ये 2 समुदाय के बीच का मामला है और हम इसे जल्द सुलझा लेंगे। ये 2 समुदायों के बीच का मामला नहीं है, ये हमारे संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का मामला है। ये गैर कानूनी ढंग से किसी समुदाय का बहिष्कार का मामला है, उसको जीविका से वंचित करने का मामला है, उसके खान पान में अवरोध खड़ा करने का मामला है और उसको सामाजिक मर्यादा और गर्मियों के साथ जीने से वंचित करने का मामला है। तो ये जो लोग भी इस बैठक में हैं उन्हें
प्रशासन को अरेस्ट करना चाहिए, उनके खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। एक मिसाल कायम करनी चाहिए कि इसे इस तरह की चीज़ों को इजाज़त नहीं दी जा सकती है। ये जो ऊंची जाति के लोग अपनी दबंगता के बल पर राज करना चाहते हैं कमज़ोर जातियों पर, कमज़ोर तबकों पर, इसे रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है, पुलिस की है। उस बच्ची ने 15 साल की बच्ची ने कोई अपराध नहीं किया था, अगर कुछ फूल तोड़ लिए थे। ये बताता है कि ऊंची जातियों की मानसिकता किस तरह से बर्बर है, हिंसक है और नफ़रत से भरी हुई है और इससे मुक्ति पाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जो लोग हिंदू एकता के नाम पर मंदिरों और मस्जिदों की लड़ाई चलाते हैं, जो तरह तरह के हिंसक अभियान चलाते हैं, नफ़रत चलाते हैं, उन्हें देखना चाहिए कि हिंदू समाज के अंदर ही किस तरह का बंटवारा है, किस तरह का भेदभाव है और किस तरह की बर्बरता ऊंची जातियों के अंदर समाई हुई है। जब तक वो खत्म नहीं होती है तब तक ये हिंदू एकता की बात सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति है। तो ये बहुत स्तरों पर इस पर काम करने की ज़रूरत है, इस पर प्रहार करने की ज़रूरत है। ये प्रहार हमें संविधान ऐसा करने की इजाज़त देता है, बल्कि हमारे ऊपर ये इसका दायित्व है कि हम इस तरह के भेदभाव के खिलाफ लड़ें, उसको रोकें। और सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की है। अब राज्य सरकार 15 दिन से वहाँ बहिष्कार हो रहा है और हाथ पर हाथ धरी बैठी है, वो कुछ नहीं कर रही। इसका मतलब है कि उसकी भी सहमति इस तरह के जो घटनाएं होती हैं उनमें अपर कास्ट के साथ होता होगा। अब नवीन बाबू पता नहीं वहाँ किस तरह से राज चला रहे हैं इतने सालों से, और इस स्तर पर जो सामाजिक भेदभाव है उस पर कोई काम अभी तक उन्होंने नहीं किया है। और ये घटना बताती है कि उड़ीसा में क्या हाल है। उड़ीसा में क्या, पूरे हिंदुस्तान से इस तरह की वारदातें सामने आती रहती हैं, लेकिन हमारे जो हिंदू ध्वजाधारी हैं वो कभी कोई कारगर उपाय करने की बात नहीं करते हैं, भेदभाव ख़त्म करने की बात नहीं करते हैं, जाति व्यवस्था को नष्ट करने की बात नहीं करते हैं, उसे मजबूत ही करते रहते हैं। और अब अगली खबर लेंगे। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बिगड़ते रिश्तों के बीच पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी चीन की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। चीन के हैनान प्रांत में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरे दौर की रणनीतिक वार्ता होगी। शाह महमूद कुरैशी ने उम्मीद जताई कि चीन के विदेश मंत्री यांग ई के साथ उनकी मुलाकात दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। चीन और पाकिस्तान के बीच वार्ता होना वैसे तो सामान्य बात है, लेकिन सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की तल्खी के बीच ये वार्ता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पिछले कुछ समय से सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के रिश्तों में खटास बढ़ गई है। कश्मीर पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC की बैठक को लेकर सऊदी अरब का साथ न मिलने से पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी ने सऊदी अरब पर सख्त रुख अपना लिया था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मैं एक बार फिर से पूरे सम्मान के साथ OIC से कहना चाहता हूँ कि हम विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक चाहते हैं, यदि आप इसे बुला सकते हैं तो मैं प्रधानमंत्री, माफ़ कीजिएगा, यदि आप इसे नहीं बुला सकते हैं तो मैं प्रधानमंत्री इमरान खान से ये कहने के लिए बाध्य हो जाऊंगा कि वो ऐसे इस्लामिक देशों की बैठक बुलाएं जो कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। कुरैशी के इस बयान के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान से 6.2 अरब डॉलर के वित्तीय समझौते को रद्द कर दिया था। साथ ही पाकिस्तान को दिया 3 अरब डॉलर का कर्ज वापस मांग लिया था। पाकिस्तान ने 1 अरब डॉलर चीन से उधार लेकर सऊदी अरब को लौटाया है, अभी उसे 2 अरब डॉलर और देना है। सऊदी अरब को मनाने के लिए पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रियाद गए थे, लेकिन वहाँ उन्हें सफलता नहीं मिली। उनकी सऊदी अरब के सेना प्रमुख फ़याद बिन हामिद अल रुवैली से मुलाकात तो हुई, लेकिन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे मुलाकात नहीं की। चीन से घनिष्ठता के कारण पाकिस्तान के रिश्ते सऊदी अरब से ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि चीन सऊदी अरब के स्थान पर एक नया इस्लामिक लीडर तलाश कर रहा है। इसलिए वो पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की और ईरान के गठजोड़ में विकल्प खोज रहा है। वो अमेरिका से नाराज़ मुस्लिम देशों को एक साथ रखने की कोशिश में है। तो ये साफ दिख रहा है कि चीन भी अपनी तरह से
पूरी मध्य पूर्व की राजनीति, इस्लामिक देशों की राजनीति, ओआईसी की राजनीति को अपने तरीके से ढालने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि चीन अब खुद को विश्व का नेता बनाना चाहता है, विश्व के नेता के रूप में अपने को तैयार कर रहा है, खड़ा कर रहा है। और अमेरिका चूँकि अब अपनी जो पहले वाली स्थिति है उससे नीचे जा रहा है, तो अब चीन का रवैया थोड़ा एग्रेसिव हो गया है। और पाकिस्तान चूँकि उसके साथ पहले से था, और पाकिस्तान की ज़रूरत ये है कि वो कश्मीर के मसले को अंतर्राष्ट्रीयकरण उसका करना चाहता है, तो वो चूँकि सऊदी अरब साथ नहीं दे रहा है, तो वो पाकिस्तान चीन के साथ और भी ज़्यादा करीब जाने की कोशिश कर रहा है। और कुरैशी की ये यात्रा उसी के सिलसिले में है, लेकिन चीन उसके बदले में उससे मध्य पूर्व की राजनीति में अपने मोहरे फिट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान भी एक मोहरा है। और चूँकि ईरान की पटती नहीं है सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात या दूसरे जो अरब मुल्क हैं उनसे, इसलिए वो भी इनके साथ है। और तुर्की ने एक बार फिर से एक कट्टरपंथी रुख अख्तियार कर लिया है, और वो इस मामले में पाकिस्तान। तो ऐसे कई देश अब पाकिस्तान के साथ जुड़ रहे हैं, और चीन उनका इस्तेमाल कर रहा है। और जाहिर है कि पाकिस्तान भी चीन का इस्तेमाल करके कश्मीर के मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश कर रहा है। और अब अगली खबर लेते हैं। भारत चीन के बीच पिछले 3 महीने से पूर्वी लद्दाख में चले आ रहे सीमा गतिरोध का अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। दोनों पक्षों के बीच में गुरुवार को हुई राजनयिक बातचीत भी बेनतीजा रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी समझौतों और प्रोटोकॉल के तहत इस मुद्दे का हल निकालने के लिए बातचीत जारी रखने का फैसला किया है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि दोनों पक्षों ने बैठक में अग्रिम पंक्ति के बलों के पीछे हटने को लेकर हुई प्रगति का सकारात्मक मूल्यांकन किया। सीमा मामलों पर परामर्श एवं सहयोग संबंधी तंत्र यानी WMCC की ये 18वीं बैठक थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच LAC पर बनी मौजूदा स्थिति पर स्पष्ट और गहन चर्चा हुई। दोनों पक्षों में समझौता है कि बॉर्डर एरिया में शांति की बहाली द्विपक्षीय संबंधों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो WMCC बैठकों समेत मौजूदा सभी बातचीत को जारी रखेंगे। बता दें कि WMCC की इससे पहले वार्ता 24 जुलाई को हुई थी। इस बातचीत के बाद दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर की 5वीं वार्ता 2 अगस्त को हुई थी, लेकिन इस सब के बावजूद चीन पीछे हटने को तैयार नहीं। इससे पहले लद्दाख में BJP के पूर्व प्रमुख और जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री रह चुके शेरिंग दोरजे का साफ मानना है कि चीन सीमा पर न केवल भारतीय ज़मीन पर काबिज है, बल्कि वो लौटने वाला भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि चीनी सेना स्थायी निर्माण कर रही है, वो दूर से बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि जो भी बातचीत चल रही है पिछले 2 महीनों से, उसका कोई बेहतर नतीजा निकलता दिख नहीं रहा है। एक गतिरोध बना हुआ है और चीन उस जहाँ पर वो काबिज हो चुका है, जितनी ज़मीन वो अपने कब्ज़े में ले चुका है भारतीय, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और भारत सरकार भी उसको समझाने में, उसको पीछे लौटाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। भारत सरकार चुप है इस पूरे मामले में, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर ये मामला खुलता है, और खुल चुका है, लेकिन वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही है, चीन का नाम भी नहीं लेती है, क्योंकि उसे लग रहा है कि इससे उसके सरकार की छवि खराब होगी और प्रधानमंत्री की भी छवि खराब होगी। हालांकि BJP के ही नेता दोरजे कह चुके हैं कि चीनी सेना अंदर घुस आई है, कब्ज़ा कर लिया है, हमारी जो भेड़ हैं उनको चराने के लिए जो चरागाह पहले थे उन पर चीनी सेना काबिज हो गए हैं, वो वहाँ निर्माण भी कर रहे हैं, वो पीछे भी नहीं हट रहे हैं। तो साफ है कि असहाय नज़र आ रही है हमारी सरकार चीनी सरकार के सामने, चीनी सेना के सामने, और एक तरह का सरेंडर उसका साफ दिख रहा है, क्योंकि बातचीत में भी कोई प्रगति नहीं दिख रही है। वो कन्विंस नहीं कर पा रही है चीनी सेना को और चीनी सरकार को। अगली खबर लेते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने पार्टी नामांकन स्वीकार करने के बाद अपने पहले संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने देश को बहुत लंबे समय तक अंधेरे में रखा। बाइडेन ने कहा, ट्रंप ने बहुत अधिक क्रोध, बहुत अधिक भय और बहुत अधिक विभाजन फैलाने का काम किया है।
उनके भाषण से डेमोक्रेटिक पार्टी के 4 दिन तक चले अधिवेशन का समापन हुआ। अपने इस भाषण में बाइडेन ने डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर एकता पर जोर दिया। अपने आक्रामक भाषण में बाइडेन ने कहा, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ उन्हें वोट देने वालों का ही नहीं बल्कि सारे अमेरिकियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को अमेरिकी आत्मा का युद्ध बताया और अमेरिका के अंधकारमय दौर को ख़त्म करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, यहाँ और अभी मैं आपको अपनी ज़ुबान देता हूँ कि अगर आपने मुझे राष्ट्रपति पद के लिए चुना तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करके दिखाऊंगा। मैं प्रकाश का सहयोगी बनूंगा, अंधकार का नहीं। बाइडेन ने कहा, हम मौजूदा राष्ट्रपति के बारे में जो जानते हैं वो ये कि अगर उन्हें 4 और साल दिए जाते हैं तो भविष्य वैसा ही होगा जैसे बीते 4 साल रहे हैं। एक ऐसा राष्ट्रपति जो किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेता, नेतृत्व करने से इनकार करता है, हर चीज़ में औरों को दोषी ठहराता है, साथ ही घृणा और विभाजन की आग को हवा देता है, वो हर दिन इसी विश्वास के साथ उठेगा कि जो कुछ है वो उसके लिए है, आप अमेरिकियों के लिए नहीं। क्या आप अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए ऐसा ही अमेरिका चाहते हैं? बता दें, बाइडेन अब तक के सभी ओपिनियन पोल्स में डोनाल्ड ट्रंप से स्पष्ट बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन मतदान में अभी 75 दिन बाकी हैं और रिपब्लिकन राष्ट्रपति के पास अंतर को कम करने के लिए अभी पर्याप्त समय है। लेकिन जो हवा बनी हुई है उसमें अब बड़ा मुश्किल लग रहा है कि ट्रंप जो गैप है उसको भर पाएंगे। ये गैप बढ़ता जा रहा है। जो ट्रंप की पूरी उम्मीदें टिकी हुई हैं कि एक वैक्सीन आ जाएगी और एक इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, उससे उनकी पूरी छवि भी सुधर जाएगी और उनकी जो चुनावी संभावनाएं हैं वो भी प्रबल हो जाएंगी। तो इन 2 मामलों पर उनका पूरा दारोमदार टिका हुआ है। अब वो डिपेंड करता है कि अगले 1, 1.5, 2 महीने में ये हो पाता है या नहीं हो पाता है और उसका कितना असर, अगर हो भी पाता है तो कितना असर मतदाताओं पर पड़ता है। लेकिन अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है अमेरिका में, हर तरह से, हर लिहाज से ख़राब है। सामाजिक संबंध हो, राजनीतिक स्थिति हो या आर्थिक स्थिति, हर मोर्चे पर ट्रंप की असफलता बड़े बड़े अक्षरों में दीवार पर लिखी हुई दिख रही हैं। इसलिए उनकी हार भी उतनी ही स्पष्ट दिख रही है आज की तारीख में। और अब इस बुलेटिन को ख़त्म करने से पहले आपको कोरोना से संबंधित ताज़ा तरीन जानकारी दे देते हैं। भारत में पिछले एक दिन में 69,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 29 लाख के पार चला गया है। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,27,00,000 के पार चला गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इसे पसंद किया होगा और आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन भी मित्रों ने अभी तक सत्य हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।